दोस्तों, पंजाब में बारिश और नदियों के उफनने से 9 जिलों में तबाही हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर शरण लेने को मजबूर हैं। पूरे के पूरे गांव पानी में डूब चुके हैं और हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है। यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे भयंकर मानी जा रही है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि सरकार को पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करना पड़ा है। जरा सोचिए, हालत कितने खराब होंगे जब सभी 23 जिले प्रभावित हो चुके हैं। हर जिले में कहीं ना कहीं पानी घुस आया है, खेत तबाह हो गए हैं और हजारों परिवार उजड़ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक करीब 37 लोगों की जान जा चुकी है। मगर असली संकट उन लाखों लोगों पर टूटा है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो गई है। 3 से 4 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और सैकड़ों गांव अब भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। गुरदासपुर का हाल सबसे ज्यादा गंभीर है। वहां 300 से ज्यादा गांव पानी से घिरे हुए हैं। रावी नदी का बांध टूट जाने से तबाही और बढ़ गई है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है वे छतों पर या ऊंची जगहों पर फंसे हुए हैं। सेना की टीमें नावों के सहारे लगातार लोगों को निकाल रही हैं, मगर पानी इतना फैला हुआ है कि हर जगह पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है। अमृतसर में अजनाला इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। होशियारपुर के गढ़शंकर क्षेत्र में भी हालात गंभीर हैं। वहीं कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के गांव भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दरअसल इस बार की बाढ़ के पीछे सिर्फ पंजाब की बारिश ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हुई जोरदार बरसात का सीधा असर पंजाब पर पड़ा है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। इनके साथ मौसमी नाले, जिन्हें छो कहा जाता है, वे भी भरकर उफन पड़े हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में पंजाब में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अकेले गुरदासपुर जिले में तो यह आंकड़ा 181% तक पहुंच गया। जब इतनी भारी बारिश होगी तो भला नदियां शांत कैसे रह सकती हैं? सबसे बड़ी चिंता यह है कि भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े डैम भी खतरे की सीमा तक भर चुके हैं। डैम जब भर जाते हैं तो सुरक्षा कारणों से पानी छोड़ना पड़ता है, और जैसे ही पानी छोड़ा जाता है नीचे के जिलों में बहाव और तेज हो जाता है। हरिके हेडवर्क्स पर करीब 3 लाख क्यूसेक तक पानी दर्ज किया गया। अब सोचिए, इतना विशाल पानी जब एक साथ छोड़ा जाए तो निचले इलाके कैसे बच पाएंगे? यही वजह है कि सतलुज और ब्यास के किनारे बसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर पहले से तैयारी की गई होती तो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। नालों की समय पर सफाई होती तो पानी का बहाव आसानी से निकल सकता था। मगर हमेशा की तरह इस बार भी तैयारियों में कमी रह गई, और जैसे ही बारिश ने जोर पकड़ा, पूरा सिस्टम फेल हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राहत पहुंचाना काफी नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हर साल बाढ़ का डर उन्हें दहशत में न डाले। गांवों की हालत बेहद दर्दनाक है। लोग अपने मवेशी छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ लोग मवेशियों को नावों में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। कई जगहों पर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं घंटों तक पानी में फंसे रहे और बाद में सेना व एनडीआरएफ की टीमों ने उन्हें बाहर निकाला। राहत कैंपों में हजारों लोग रह रहे हैं, जहां खाने और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर किसी तक बराबर मदद पहुंचाना आसान नहीं हो पा रहा। किसानों के लिए यह बाढ़ सबसे बड़ा झटका साबित हुई है। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। खासकर धान की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अब किसान सोच में डूबे हैं कि अगला सीजन कैसे संभालें। खेतों में इतना पानी भरा है कि हफ्तों तक खेती शुरू करना मुश्किल होगा। जिनकी खड़ी फसल थी वह डूब गई, और जिनकी नर्सरी थी वह भी खत्म हो गई। किसान कर्ज में डूबने लगे हैं और सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है
कि विशेष गिरदावरी कराई जाएगी, यानी नुकसान का सर्वे किया जाएगा ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। कुछ जिलों में तुरंत राहत के लिए पैसे भी जारी किए गए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ कुछ हजार रुपये से उनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता। उनके मुताबिक यह बाढ़ उन्हें कई साल पीछे धकेल देगी। बच्चों की पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ा है। 7 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लाखों बच्चों की पढ़ाई इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। पहले ही कोरोना के समय शिक्षा पर गहरा असर पड़ा था, अब बाढ़ ने एक बार फिर उनकी पढ़ाई रोक दी है। कई जगहों पर तो स्कूलों को ही राहत कैंप बना दिया गया है, जहां लोग शरण लिए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि बाजारों में सब्जियां और जरूरी सामान महंगा हो गया है, क्योंकि खेतों को नुकसान पहुंचा है और सप्लाई चेन टूट चुकी है। आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। दूध और सब्जियां महंगी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में दाल, चावल और तेल जैसी चीजों के दाम भी चढ़ सकते हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बीच इंसानियत की कहानियां भी सामने आ रही हैं। कहीं युवा अपनी नाव लेकर फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कहीं महिलाएं राहत कैंपों में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। बुजुर्ग लोग बच्चों को गोदी में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। यही है पंजाब, जो हर कठिन वक्त में एक दूसरे का सहारा बनता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 4 सितंबर से बारिश में राहत मिलेगी, लेकिन नदियों का पानी धीरे धीरे ही घटेगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है, खासकर निचले इलाकों में जहां पानी का दबाव सबसे ज्यादा है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। राज्यपाल और मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा ले रहे हैं और हर जिले में अधिकारी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। फिर भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। नावों की कमी है, कई जगह एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही, अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट करना पड़ रहा है और कई बार बिजली नेटवर्क बंद हो जाता है, जिससे जानकारी नहीं मिल पाती। राहत कैंपों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि जगह जगह तंग हालात हैं। एक ही टेंट में कई परिवार रह रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। पीने के पानी के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। खाने का इंतजाम हो रहा है, मगर सभी तक बराबर पहुंचाना मुश्किल है। बीमार लोग दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें सही देखभाल नहीं मिल पा रही और कई बच्चों को बुखार हो रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर जल्द ही साफ पानी और दवाइयां नहीं मिली तो बीमारियां फैल सकती हैं। प्रशासन ने कई इलाकों को अलर्ट पर रखा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। नावों के जरिए लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तबाही उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब को आगे क्या करना होगा ताकि ऐसी स्थिति फिर न बने। विशेषज्ञ मानते हैं कि नालों की सफाई समय पर होनी चाहिए, नदियों के किनारे मजबूत करने होंगे, बैंकों की मरम्मत हर साल करनी होगी और फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण रोकने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर साल वही तबाही दोहराई जाएगी। लोग अब मानने लगे हैं कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज को भी तैयार रहना होगा। गांव के लोग अगर छोटी छोटी तैयारियां खुद कर लें, जैसे नावें पहले से रखना, टॉर्च और जनरेटर का इंतजाम करना, घर में सूखा राशन और दवाइयां जमा रखना, तो नुकसान कुछ कम हो सकता है। पंजाब की इस बाढ़ ने यह साफ कर दिया है कि हमारे गांव और शहर कितने कमजोर हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बारिश और बाढ़ पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ राहत के भरोसे न रहा जाए, बल्कि पहले से ठोस तैयारी की जाए। लोगों का कहना है कि अब पंजाब को केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस संकट से बच सकें। कई युवा कह रहे हैं कि वे अब खुद भी आगे आएंगे और अपने गांव में बाढ़ से बचाव के इंतजाम करेंगे। कहीं लोग बोरवेल पर पंप लगवाने की योजना बना रहे हैं, तो कहीं नाले साफ करने का संकल्प लिया गया है। यह बाढ़ यह भी दिखाती है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
कोई अपना घर छोड़कर दूसरों की मदद कर रहा है, कोई अपनी गाड़ी से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है, कोई अपना राशन राहत कैंपों में दान कर रहा है। यही है पंजाब की असली ताकत। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और प्रशासन आने वाले हफ्तों में क्या कदम उठाते हैं। क्या किसानों को तुरंत मुआवजा मिलेगा? क्या राहत कैंपों में सुविधाएं सुधारी जाएंगी? क्या बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयां पहुंचेंगी? और क्या भविष्य में इस तरह की बाढ़ से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो लोग कहेंगे कि इस बाढ़ ने हमें सबक दिया और हमने उससे सीखा। लेकिन अगर वही लापरवाही दोहराई गई तो आने वाले सालों में फिर यही तबाही होगी और लोग फिर पूछेंगे, क्यों हर साल हम बाढ़ में डूबते हैं? इस वक्त सबसे जरूरी है कि लोग सुरक्षित रहें, अफवाहों से बचें और प्रशासन की बातों पर भरोसा करें। अगर कहा जा रहा है कि पानी बढ़ सकता है तो तुरंत वहां से निकल जाएं। अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में न डालें। राहत कैंपों में जाएं और धैर्य रखें, क्योंकि यह मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। दोस्तों, पंजाब का यह बाढ़ संकट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों न हो, प्रकृति के सामने उसकी तैयारी कितनी कमजोर पड़ जाती है। मगर यह भी साबित करता है कि अगर इंसान मिलकर मेहनत करे तो हर संकट का सामना किया जा सकता है। आज पंजाब कठिनाई में है, लेकिन कल यही पंजाब फिर से खड़ा होगा और चढ़ती कला की मिसाल पेश करेगा।